बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार। सुबह 9 बजे की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति। एक नजर हेडलाइंस पर। 3 देशों के दौरे पर प्रधानमंत्री रवाना। पुर्तगाल के साथ विज्ञान, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर होगा जोर। 26 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ कई मुद्दों पर चर्चा। घाटी में आतंकी फंडिंग पर प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा। हाफिज सईद, हिजबुल मुजाहिदीन और हुर्रियत संगठनों के खिलाफ केस दर्ज। मनी लॉन्ड्रिंग की होगी जांच। पंजाब में पंचायत और निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण। विधानसभा में विधेयक पारित। सत्र के आखिरी दिन 11 बिल मंजूर। सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का में आत्मघाती हमला। 6 विदेशी नागरिक समेत 11 लोग जख्मी। 5 संदिग्ध गिरफ्तार। और ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सीरीज के सेमीफाइनल में श्रीकांत, हमवतन खिलाड़ी प्रणीत को दी मात। महिला सिंगल्स मुकाबलों में साइना और सिंधु बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 देशों के दौरे पर रवाना हो गए हैं। यात्रा के पहले चरण में वो पुर्तगाल की यात्रा करेंगे, जहां राजधानी लिस्बन में वो प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा के साथ मुलाकात करके द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस दौरान दोनों नेताओं का विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, आर्थिक और व्यापार के क्षेत्र में आपसी संबंध और मजबूत बनाने पर जोर होगा। दोनों देशों के बीच आतंकवाद और परस्पर हितों के दूसरे मुद्दों पर भी द्विपक्षीय सहयोग को बेहतर बनाने पर चर्चा होगी। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी के लिए रवाना होंगे, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से 26 जून को उनकी पहली मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरे पर रवाना होने से पहले ट्वीट करके कहा है कि मेरी अमेरिका यात्रा का लक्ष्य हमारे देशों के बीच संबंध मजबूत बनाना है। भारत अमेरिका के मजबूत संबंधों से हमारे राष्ट्रों को और विश्व को लाभ होता है। ट्रंप और उनके कैबिनेट सहयोगियों के साथ आधिकारिक बैठक के अलावा प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की कुछ बड़ी कंपनियों के सीईओ से भी मिलेंगे। पहले की इस तरह ही वो इस बार भी भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के अंतिम चरण में नीदरलैंड का दौरा करेंगे। एनडीए की तरफ से रामनाथ कोविंद ने कल राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन पत्र भरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत कई आला नेता इस मौके पर मौजूद थे। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी नामांकन भरने के वक्त उनके साथ थे। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने देश के 15वें राष्ट्रपति के लिए नामांकन पत्र भरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के अलावा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी रामनाथ कोविंद के साथ थे। नामांकन पत्र भरने के बाद रामनाथ कोविंद ने इसे लोकसभा महासचिव अनूप मिश्रा को सौंप दिया। 17 जुलाई को होने वाले चुनाव के लिए उन्होंने 3 सेट नामांकन पत्र भरे। पहले सेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके प्रस्तावक और गृह मंत्री राजनाथ सिंह समर्थक हैं। दूसरे में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह प्रस्तावक और वित्त मंत्री अरुण जेटली समर्थक हैं। तीसरे में शिरोमणि अकाली दल के मुखिया प्रकाश सिंह बादल प्रस्तावक और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू समर्थक हैं। 3 सेट के नामांकन पत्र में हर एक में 60 प्रस्तावक और 60 समर्थक हैं। राष्ट्रपति चुनाव में रामनाथ कोविंद का मुकाबला मीरा कुमार से होगा। 17 विपक्षी दलों ने मीरा कुमार को संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा है। चुनाव 17 जुलाई को होना है, जबकि मतगणना 20 जुलाई को होगी। विशाल दहिया, प्रणव गोस्वामी, रविंद्र सिंह शोहरान और नवविक्रम सिंह के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। नामांकन भरने के बाद रामनाथ कोविंद ने कहा कि देश का सर्वोच्च पद दलगत राजनीति से ऊपर है। कोविंद ने भरोसा दिलाया कि वो राष्ट्रपति कार्यालय की गरिमा को बचाकर रखेंगे। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए नामांकन भरने के बाद रामनाथ कोविंद ने कहा कि पार्टी से उनका संबंध उसी वक्त टूट गया था जब उन्होंने बिहार के राज्यपाल का पदभार संभाला। राष्ट्रपति के लिए उनकी उम्मीदवारी को समर्थन देने वालों का उन्होंने आभार जताया।
सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं सर्वोच्च पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करूँगा। राष्ट्रपति पद के सभी मतदाता मंडल के सदस्यों से भी मैं सहयोग की अपील करता हूं। रामनाथ कोविंद ने कहा कि 2022 तक वो न्यू इंडिया के सपने को पूरा होता देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति तीनों सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है, लिहाजा राष्ट्रीय सुरक्षा उनके लिए बड़ी प्राथमिकता होगी। देश का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर भी होता है। देश की सीमाओं की सुरक्षा करना भी हम सबकी प्राथमिकता होती है। एनडीए के अलावा रामनाथ कोविंद को एआईएडीएमके के दोनों धड़ों टीआरएस, बीजेडी और जेडीयू का समर्थन हासिल है। अगर वो चुनाव जीतते हैं तो केआर नारायणन के बाद वो देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति बनेंगे। प्रीति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। रामनाथ कोविंद के नामांकन भरने के दौरान कई केंद्रीय मंत्री और कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री मौजूद थे। आइए देखते हैं लोगों ने क्या कहा। रामनाथ कोविंद अच्छा उम्मीदवार है, सब लोग बता रहे, इनके बारे में कोई विवाद नहीं है। पढ़े लिखे है, अनुभवी है, राज्यपाल का काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, सब प्रशंसा भी हो रहे और साथ ही साथ राज्यसभा में 2 बार सांसद के रूप में काम किया। रामनाथ जी बहुत ही योग्य उम्मीदवार हैं। एक बहुत ही साधारण गरीब परिवार में पैदा होकर आज भारत के वो सर्वोच्च पद पर बैठने जा रहे हैं। हमने अपील की थी कि सर्वानुमति बन जाए, हमारे वरिष्ठ मंत्रियों ने कोशिश भी की थी, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि बीजेपी एनडीए से इतर कितने मुख्यमंत्री आए। अभिनंदन के पात्र हैं रामनाथ कोविंद जी, और जो दल सारे हमें सहायता दे रहे हैं कि इस चुनाव में उनका समर्थन प्राप्त हो, उनको भी मेरी ओर से आभार। सभी लोग मौजूद हैं आज और बहुत अच्छा अवसर है पूरे देश के लिए, और जिन लोगों ने साथ दिया उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामना। देखिए, स्वागत योग्य है और हम प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करते हैं। कांग्रेस समेत 17 विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति चुनाव को विचारधारा की लड़ाई करार दिया है और सभी धर्मनिरपेक्ष पार्टियों से विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार के समर्थन की अपील की है। 17 विपक्षी पार्टियों ने गुरुवार को एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के मुकाबले पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को उतारने का फैसला किया था। वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मनाने में लगे हैं। हालांकि जेडीयू ने रामनाथ कोविंद के समर्थन के फैसले पर फिर विचार करने से इनकार किया है। मेरे ख्याल में सभी सेकुलर पार्टीज हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि ये लड़ाई किसी व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये सिद्धांतों की लड़ाई है, आइडियोलॉजी की लड़ाई है। और आइडियोलॉजी की लड़ाई में तो लोगों को सीधे खड़ा होना चाहिए। इसमें तो आइडियोलॉजी में दो ही है। एक तरफ खड़े हैं हम लोग जो संविधान की जो हमारी बुनियाद है उसको मजबूत करने के लिए, धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणतंत्र है भारत और उसको मजबूत करना है, और दूसरी तरफ खड़े हैं जो इसको कमजोर कर रहे हैं, इस बुनियाद को। जम्मू कश्मीर में डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित की हत्या के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं तीसरे आरोपी की पहचान कर ली गई है। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर के लोगों को आगाह किया कि वो पुलिस के सब्र का इम्तिहान ना लें। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इसकी निंदा करते हुए कश्मीर में हालात और खराब होने की आशंका जताई है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के नौहट्टा में भीड़ ने मस्जिद के बाहर ड्यूटी कर रहे डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित की हत्या कर दी। भीड़ ने पहले पुलिस अधिकारी को पकड़ा और पत्थर से पीट कर मार डाला। घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव है और बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। उसमें कुछ गलत अनासर लोगों ने नारे लगाते हुए उनको दबोचा और उनको मार पीटना शुरू किया और इसी प्रोसेस में लिंच कर दिया। 2 लोगों को अरेस्ट किया है और 3rd आइडेंटिफाई किया है। बाकी सबको भी दे विल हैव टू फेस द लॉ। बहादुर पुलिस अधिकारी को सुपुर्दे खाक करने से पहले अंतिम विदाई दी गई। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने घटना को शर्मनाक बताया और लोगों को सचेत किया कि वो पुलिस के सब्र का इम्तिहान ना लें। जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है
ये पूरे मुल्क में वन ऑफ द बेस्ट पुलिस फोर्स है। इस वजह से ये सब्र कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अपने लोगों के साथ डील करते हुए दे आर शोइंग रेस्ट्रेंट। पर जिस वक्त इनके सब्र का पैमाना लबरेज होगा तो मैं समझती हूँ बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये उन लोगों को बेनकाब करती है जो मजहब के नाम पर लोगों को गुमराह करने का प्रयास भी कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने राजनीतिक एजेंडा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। गुरुवार रात जब यह वाकया हुआ, डीएसपी मोहम्मद आयूब पंडित ने जान बचाने के लिए फायरिंग भी की। इसमें 3 लोग घायल हुए। गोली सुनने के बाद पुलिसकर्मी और सीआरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे और डीएसपी को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक डीएसपी की मौत हो चुकी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रवर्तन निदेशालय ने टेरर फंडिंग पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। घाटी में हिंसा फैलाने के लिए फंडिंग और आतंकी संगठनों से पैसे लेने को लेकर ईडी ने अलगाववादी संगठनों पर केस दर्ज किया है। टेरर फंडिंग के सिलसिले में लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद, दख्तरान-ए-मिल्लत, हिजबुल मुजाहिदीन और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के संगठनों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला दर्ज किया गया है। ईडी ने इससे पहले हवाला के जरिए पाकिस्तान से फंडिंग की जांच के लिए हुर्रियत नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। इस सिलसिले में एनआईए ने पिछले दिनों कश्मीर के अलगाववादी नेताओं के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। दार्जिलिंग में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद से बिमल गुरुंग ने इस्तीफा दे दिया है। गुरुंग ने पश्चिम बंगाल सरकार से 2 टूक कहा है कि उनकी मांग माने जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच बेमियादी बंद को लेकर हाईकोर्ट में दायर पीआईएल के बाद बिमल गुरुंग को कानूनी नोटिस भेजा गया है। कोलकाता हाईकोर्ट ने एसपी को निर्देश दिया है कि वो या तो सीधे गुरुंग को या फिर उनके दफ्तर में नोटिस पहुंचा दे। 5 साल पहले बने गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन यानी जीटीए के मुख्य कार्यकारी पद से गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बिमल गुरुंग ने इस्तीफा दे दिया है, जबकि जीजेएम महासचिव रोशन गिरी समेत कुल 43 लोगों ने भी जीटीए के अलग अलग पदों से इस्तीफा दे दिया है। 2012 में जीटीए बनने के बाद इस पर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का कब्जा है, जिसका कार्यकाल इस साल के अंत में खत्म हो रहा है। जीजेएम का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती, आंदोलन जारी रहेगा। जब तक गवर्नमेंट नहीं करेंगे, until and unless they don't respond, this thing will carry on because this is not a political party's agitation. This is people's agitation. It's for the people, by the people, of the people. 20 जून को 14 पार्टियों और संगठनों की बैठक में यह तय हुआ था कि जीजेएम त्रिपक्षीय गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन संधि से बाहर निकलेगा। बिमल गुरुंग ने 27 जून को जीटीए अधिनियम और समझौते को जलाने की धमकी दी है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने 29 जून तक सभी बैठकों को रद्द कर दिया है। बेमियादी बंद के बीच दार्जिलिंग और कलिम्पोंग में जनजीवन लगातार 9वें दिन भी अस्त व्यस्त रहा। This is the first time General Party have come down to the street now. So we want Gorkhaland. This is the slogan we have been hearing all around. So now we want to prove a sincerity. That is why General Party have come to the street now. इस बीच दार्जिलिंग के स्कूलों में फंसे बच्चों को बाहर जाने के लिए गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने बेमियादी बंद में 12 घंटों की ढील दी है। इस ढील के बाद ज्यादातर बोर्डिंग स्कूलों में ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। बाहर के रहने वाले सभी बच्चे तैयार होकर दार्जिलिंग से निकल रहे हैं। स्कूल प्रशासन को भरोसा है कि बच्चे सुरक्षित बाहर निकल जाएंगे। इस बीच दार्जिलिंग के ज्यादातर इलाकों में इंटरनेट और केबल सेवा बाधित है। कई इलाकों में पीने के पानी का संकट गहरा गया है। जरूरी सामानों की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर कल धौलपुर और भरतपुर के जाट समुदाय के लोग रेल की पटरियों पर बैठ गए। राजस्थान उत्तर प्रदेश सीमा पर रोडवेज बस में तोड़फोड़ भी की गई। आगरा और जयपुर हाईवे जाम रहा। चक्का जाम के चलते लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जाट समुदाय के लोग ओबीसी के तहत आरक्षण की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार उन्हें लिखित जवाब दे। राजस्थान में आंदोलन के चलते दर्जनों ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा। इन लोकेशंस पे स्प्रेड होने के बाद काफ़ी हमारी ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है और क्योंकि ये राजधानी रूट भी है दिल्ली मुंबई का, तो काफ़ी ट्रेनें इस रूट से जाती हैं, इम्पोर्टेंट रूट है, तो उनकी पंक्चुअलिटी भी प्रभावित होगी। काफ़ी ट्रेनें हमको कैंसिल करना पड़ेंगी, कुछ को डाइवर्ट करना होगा और कुछ को शॉर्ट टर्मिनेट करना होगा। आप बने रहे हमारे साथ, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अपने मर्जी से जाएंगे सर, अब उसका पैसा ले रखे हैं। अगला साल भी यही करे, फिर अगला साल भी वही परेशानी।
432 रुपया में वही 5-6 साल से खट रहे हैं वही रेट में। काम करते करते जिस दिन बच्चा पैदा हो उस दिन तक भी हो जाता है। मर जाता है, वही टाइप ढोता तो हो जाता है कि चोट घाट लग जाता है। अभी बच्चे को पढ़ाई ने साथ में खटवाते हैं। पथेरे में शौचालय नहीं है, जाने पड़ता खुले नहीं। गैर कानूनी शर्तें, बदतर हालात पर काम करने को मजबूर, ऐसे मजदूरों पर देखिए हमारी खास पेशकश। बंद हुआ सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। पंजाब विधानसभा में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 33 से बढ़ाकर 50% करने को हरी झंडी मिल गई है। शुक्रवार को विधानसभा में इससे जुड़े विधेयक पारित किए गए। राजेंद्र सिंह बाजवा और नवजोत सिंह सिद्धू ने इससे जुड़ा पंजाब पंचायती राज संशोधन विधेयक और पंजाब नगरपालिका संशोधन विधेयक सदन में पेश किया। इन विधेयकों के पारित होते वक्त बीजेपी, अकाली दल और आम आदमी पार्टी के विधायक सदन से गैर हाजिर रहे। पंजाब विधानसभा से पारित हुए विधेयकों को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। बजट सत्र के आखिरी दिन कल पंजाब विधानसभा में कुल 11 विधेयक पारित किए गए। पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण बढ़ाना कैप्टन अमरिंदर सरकार का मुख्य चुनावी वादा था। इसका उद्देश्य राज्य में महिला सशक्तिकरण करना है। इंदौर के महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय में 21 से 22 जून के बीच 17 मरीजों की मौत पर विवाद खड़ा हो गया है। कुछ पीड़ित परिवारों और मीडिया में खबरों के मुताबिक ये मौतें ऑक्सीजन सप्लाई में गड़बड़ी के कारण हुई, लेकिन अस्पताल प्रबंधन और जिला प्रशासन ने इस आरोप का खंडन किया है। इस बीच अस्पताल प्रशासन ने जांच के लिए 2 समितियों का गठन किया है। ये हैं प्रकाश। बुधवार को इन्होंने अपने बेहोश हो गए पिता को महाराजा यशवंतराव अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन गुरुवार तड़के डॉक्टरों ने बताया कि इनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। प्रकाश का आरोप है कि ऑक्सीजन की सप्लाई में बाधा से उनके पिता की मौत हुई। ऑक्सीजन खत्म हो गई, बस यही सुन के मैं बाहर आ गया। उसके बाद में फिर 1 घंटे 1-1.5 घंटा हुआ। उसके बाद में बाहर आके बोल दिया कि तुम्हारे पिताजी शांत हो गए। इस अस्पताल में 21 और 22 जून के दरमियान 17 मरीजों की मौत हो गई। इनमें 3 बच्चे शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1400 बेड वाले इस अस्पताल के आईसीयू, ट्रॉमा सेंटर और बच्चों के आईसीयू में गुरुवार तड़के ऑक्सीजन की आपूर्ति कुछ देर के लिए बंद हो गई। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने ऑक्सीजन सप्लाई में गड़बड़ी के आरोप का खंडन किया है। ये डेथ जितनी भी हुई हैं, इनमें ऐसे नहीं कि सब ऑक्सीजन पे जो थे, वेंटिलेटर पे थे, उन्हीं की हुई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे लोगों की भी डेथ हुई है जो मतलब जिनमें ऑक्सीजन की सप्लाई थी नहीं, और हमारे पास करीब 40 वेंटिलेटर हैं। सभी और भी मरीज हमारे वेंटिलेटर पे थे, वो अभी भी है। मीडिया में मामला आने के बाद इंदौर के कमिश्नर ने अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल प्रशासन को आनन फानन में क्लीन चिट दी। इसमें कोई भी ऑक्सीजन सप्लाई फेलियर नहीं हुआ है और किसी भी तरह की कोई मेडिकल गलती से नहीं हुआ है। दिस इंफॉर्मेशन विच हैज बीन पब्लिश्ड बाय अ पर्टिकुलर न्यूज़पेपर इज रॉन्ग। लेकिन मृतकों की सूची जारी नहीं करना और बिना पोस्टमार्टम के जल्दबाजी में शवों को अस्पताल से बाहर भेज देना कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका संतोषजनक जवाब अस्पताल प्रबंधन और जिला प्रशासन की ओर से नहीं मिला है। मई 2016 में भी यह अस्पताल संदेह के घेरे में आया था। उस वक्त ऑक्सीजन की जगह बेहोशी वाली नाइट्रस ऑक्साइड गैस दिए जाने से 2 बच्चों की मौत हो गई थी। हाईकोर्ट के आदेश पर बनी न्यायिक कमेटी ने तब कुछ डॉक्टरों और टेक्नीशियंस को जिम्मेदार ठहराया था। ये मामला अभी भी हाईकोर्ट में विचाराधीन है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 30 और शहरों को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने की घोषणा की गई। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने तीसरे चरण के तहत सूची जारी की। सूची में तिरुवनंतपुरम पहले और नया रायपुर दूसरे नंबर पर है। सबसे ज्यादा 4 नाम तमिलनाडु राज्य से हैं। उत्तर प्रदेश के 3 शहरों को चुना गया है। इनमें इलाहाबाद, अलीगढ़ और झांसी शामिल है। वहीं गुजरात के राजकोट, दाहोद और गांधीनगर को स्मार्ट सिटी के लिए चुना गया है। इन 30 शहरों पर 57,393 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन्हें मिलाकर अब ऐसे शहरों की तादाद 90 से ज्यादा हो गई है। भारत और रूस ने कल द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को मजबूत करने की रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्री अरुण जेटली और रूस के रक्षा मंत्री जनरल सर्जेई शोइगु ने शुक्रवार को इससे जुड़े करार पर हस्ताक्षर किए।
अरुण जेटली और रूसी रक्षा मंत्री ने सैन्य प्रौद्योगिकी सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 17वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। इस बैठक में दोनों देशों ने सशस्त्र बलों की युद्ध की तैयारियों को बढ़ाने और रक्षा से संबंधित सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जताई। इस बैठक से करीब 3 हफ्ते पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में सालाना शिखर वार्ता के दौरान प्रमुख सैन्य उपकरणों के संयुक्त निर्माण और सह उत्पादन के माध्यम से रक्षा संबंधों को उन्नत बनाने और तेज करने का फैसला किया था। पीएसएलवी की 40वीं उड़ान के जरिए इसरो ने कल कामयाबी की नई इबारत लिखी और 31 उपग्रहों को एक साथ अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया। इसमें कार्टोसैट 2 के अलावा 14 देशों के 29 उपग्रह भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने वैज्ञानिकों को उनकी उपलब्धि पर बधाई दी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। पीएसएलवी C-38 ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आसमान की ओर उड़ान भरी और 27 मिनट बाद उसने कार्टोसैट 2 समेत 31 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित कर दिया। With each PSLV launch, we are trying to improve our capability in one new area, like multiple restarts, multiple orbits, and different capabilities we are building. So with this, I'm very sure PSLV will continue to be the demanded vehicle for going into low Earth orbits. इस प्रक्षेपण की खासियत ये है कि इसमें उपग्रहों को अलग अलग स्तर पर स्थापित करने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया। पीएसएलवी की 40वीं उड़ान में कार्टोसैट 2 के साथ ही एक स्वदेशी नैनो उपग्रह भी प्रक्षेपित किया गया। इसके अलावा 14 देशों के 29 उपग्रह भी अंतरिक्ष में भेजे गए। इसमें अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली समेत कई देशों के उपग्रह शामिल हैं। इनका कुल वजन 955 किलोग्राम है। ये देश, जितने देशों ने अब ये सैटेलाइट यहाँ पे लगाए हैं, उनके लिए अब इसरो एक रिलायबल पार्टनर है और कल को अन्य उपग्रह, बड़े उपग्रह अगर वो लॉन्च करेंगे तो उससे इसरो को कमर्शियल फायदा भी होगा। कार्टोसैट 2 एक दूर संवेदी उपग्रह है। इसमें पैनक्रोमेटिक कैमरे और हाई रिजोल्यूशन मल्टी स्पेक्ट्रल उपकरण लगे हैं। इसमें आसमानी आंख का इस्तेमाल विशेष तौर पर रक्षा क्षेत्र में किया जाएगा। इससे भेजी गई तस्वीरों का इस्तेमाल नक्शे बनाने, समुद्र तटीय और परिवहन नेटवर्क की निगरानी समेत भौगोलिक बदलावों से जुड़ी कई जानकारी जुटाने में किया जाएगा। कार्टोसैट का नाम यही बताता है कि ये कार्टोग्राफी या जो मैपिंग के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, तो हमारे लिए एक तरह से अदृश्य एक आँख या इनविजिबल आई जो है स्पेस में हमारे लिए रहेगी इंडिया के ऊपर। 5 जून को इसरो ने GSLV Mark 3 का सफल प्रक्षेपण किया था। इसमें पहले 15 फरवरी को इसरो ने PSLV 37 के जरिए 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित कर इतिहास रच दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सऊदी अरब में पवित्र मक्का शहर में शुक्रवार को हुए आत्मघाती हमले में 6 विदेशी जायरीन जख्मी हो गए। इस हमले में 5 सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए हैं। सऊदी अरब के गृह मंत्रालय ने इस घटना की जानकारी दी है। आत्मघाती हमला मक्का की बड़ी मस्जिद के करीब हुआ। हमले के वक्त हज़ारों जायरीन मस्जिद में अलविदा जुमे की नमाज के लिए जमा हुए थे। पूरे इलाके की सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता कर दी गई है। मक्का में मौजूद सभी जायरीन सुरक्षित हैं। पुलिस एक महिला समेत 5 संदिग्धों को गिरफ्तार करके पूछताछ कर रही है। पाकिस्तान के 2 प्रांत कल धमाकों से दहल गए। बम धमाके में 62 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। पाराचनार इलाके के कुर्रम जिले के भरे बाजार में हुए धमाके से लोगों में दहशत है। पहला धमाका अकबर खान बाजार में हुआ, जहां लोग ईद की खरीदारी कर रहे थे। जब लोग उस जगह पर राहत बचाव के लिए इकट्ठा हुए तो उसके बाद उसी जगह पर दूसरा धमाका हुआ। स्थानीय लोगों में इसके बाद हलचल मच गई। घायलों का इलाज सरकारी अस्पतालों में जारी है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के ही क्वेटा शहर के प्रांतीय पुलिस प्रमुख के कार्यालय के पास एक शक्तिशाली कार बम विस्फोट हुआ, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में 6 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। विस्फोट वाली जगह पर कई अहम सरकारी दफ्तर हैं। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है।
चीन के दक्षिण पश्चिमी सिचुआन प्रांत में हुए भूस्खलन में 100 से ज्यादा लोगों के दबे होने की खबर है। मौके पर राहत और बचाव की टीम पहुंच चुकी है। राहत और बचाव का काम जारी है। इस इलाके में 40 मकान हैं जो भूस्खलन की चपेट में आए हैं। और खेल की दुनिया से अहम खबर है। भारतीय शटलर किदाम्बी श्रीकांत ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। कल हुए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उन्होंने हमवतन खिलाड़ी बी साई प्रणीत को 25-23, 21-17 से हरा दिया। उधर महिला सिंगल्स मुकाबलों में साइना नेहवाल और पीवी सिंधु दोनों बाहर हो गई हैं। क्वार्टर फाइनल के अपने अपने मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब टूर्नामेंट में श्रीकांत के रूप में एकमात्र भारतीय चुनौती बची है। सेमीफाइनल में श्रीकांत का मुकाबला चीन के खिलाड़ी से होगा। और अब आखिर में हेडलाइंस। 3 देशों के दौरे पर प्रधानमंत्री रवाना। पुर्तगाल के साथ विज्ञान, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर होगा जोर। 26 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मुद्दों पर चर्चा। घाटी में आतंकी फंडिंग पर प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा। हाफिज सईद, हिजबुल मुजाहिदीन और हुर्रियत संगठनों के खिलाफ केस दर्ज। मनी लॉन्ड्रिंग की होगी जांच। पंजाब में पंचायत और निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण। विधानसभा में विधेयक पारित। सत्र के आखिरी दिन 11 बिल मंजूर। सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का में आत्मघाती हमला। 6 विदेशी नागरिक समेत 11 लोग जख्मी। 5 संदिग्ध गिरफ्तार। और ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सीरीज के सेमीफाइनल में श्रीकांत, हमवतन खिलाड़ी प्रणीत को दी मात। महिला सिंगल्स मुकाबलों से साइना और सिंधु बाहर। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे आप देख सकते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार।